अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे दोस्त जो हैं, दो अदद अहबाब जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बर दी है, दोनों के ज़राए भी मुख्तलिफ़ हैं कि फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा को क्यों फ़ारग किया गया। फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा जो हैं, उनको बहुत हाई होप्स के साथ पंजाब में भेजा था, और जनाब इमरान ख़ान साहब ने तो बाकायदा एक तकरीर के अंदर कहा था कि मैंने हुकूमत पंजाब को रेस्क्यू करने के लिए फ़िरदौस आशिक़ अवान को वहाँ पे भेजा है। तो हमारे पास, उनके पास दो दो वो ज़राए हैं और एक और ज़राए हैं, उनके ज़रिए हम तक जो मालूमात पहुँची हैं वो हम आपने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा जो थीं, वो रोज़ाना दो मिनिस्टर इधर बताती थीं और दो मुशीर इधर बिठाती थीं, और DGPR जो कि पंजाब हुकूमत का महकमा इत्तलात है, वहाँ पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी जो कि राजकुमारी से शुरू होती थी और भगोड़ा के ऊपर ख़त्म हो जाती थी। एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, 10 दफ़ा हो गया, 100 दफ़ा हो गया। तो रावी ये बताता है, और रावी जो है वो ऐनी शाहिद है, मौके पे मौजूद था। रावी ये बताता है कि उनको जनाब हज़रत क़िबला बुज़दार साहब ने तलब फरमाया और उन्हें कहा कि ठीक है, वो आप बात ठीक कहती हैं, लेकिन हम भी तो कुछ कर रहे होंगे पंजाब के अंदर, तो उसको भी हाईलाइट करें, को पॉजिटिव बात भी करें। बुज़दार साहब के पास जो फ़न है वो ये है कि उन्होंने इमरान ख़ान को किस तरह घेर के रखना है, और जो सब ऑफ़िस है लाहौर के अंदर, बनी गाला का जो एक सब ऑफ़िस भी बना हुआ है ना डिफेंस के अंदर, ठीक है, उसको कैसे राज़ी रखना है। और यही वो पावर के कॉरिडोर हैं जिन्होंने मेरे सर के ऊपर हुमा बढ़ाया है, तो इनको मैंने कैसे राज़ी रखना। तो उन्होंने जब उनसे पूछा कि जनाब वो कुछ हम भी कर रहे हैं, कुछ टावर बनाया है यहाँ पे, वो रावी ने जब ये बताया कि वो मेडिकल टावर जो बनाया है उन्होंने, तो मैं क्या यार केड़ा टावर, उन्होंने कहा जी वो जो है गंगाराम हॉस्पिटल वाला। मैंने कहा वो गंगाराम इमरजेंसी जो थी वो तो पिछली हुकूमत, नहीं नहीं जी वो इधर करके कोई टावर बनाया। अच्छा, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। बहरहाल वो उनका इसरार था कि मैंने जो DG खान के अंदर सहूलियात फ़राहम की हैं लोगों को, पूरे पंजाब का बजट लगा के, और जिस तरह मैं यहाँ से बसें उठा के लाहौर से स्पीडो वाली वो जाके मैंने साउथ में चला दी हैं, इन सब को हाईलाइट होना चाहिए। तो मोहतरमा ने कहा कि ठीक है, और वो वहाँ से उठी और फिर उन्होंने जाके DGPR में बैठ के राजकुमारी और भगोड़े वाली जो एक ही उनको स्क्रिप्ट मिला हुआ है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्योंकि उनको फिर तलब किया मौसूफ ने 2 दिन बाद, और उन्हें कहा कि जी मैंने आपसे कुछ अर्ज़ किया था। उन्होंने कहा जी मुझे तो ये तराना जो है ये इमरान ख़ान ने पढ़ा के भेजा है, और मैं इमरान ख़ान की तरफ से भेजी गई हूँ, ठीक है। अच्छा, इसलिए आप उनसे बात कर लें। तो फिर उसने बात कर ली, ठीक। और जब उसने बात कर ली, जब वो गया स्पेशली बेचारा वहाँ पे सरकारी हेलीकॉप्टर के ऊपर, वो जिसका हेलीकॉप्टर के पायलट जो है वो वीडियो बनाते हैं सरकारी वर्दी पहन के और सरकारी वर्दी उतार के, और अपने यारों दोस्तों को भी बुला लेते हैं कि आज वो पंजाब हुकूमत के सरकारी जहाज़ के ऊपर वीडियो बना लेते हैं। तो वो उन्होंने फिर उनके उसके साथ बैठ के वो गए, बनी गाला हाज़री दी, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि जनाब तुसी मैनू भी उत्थे लगाया और उन्होंने भी घाल देता है, तो दसो रहना किन्ने में। एक ये है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे रास्ते के अंदर रुकावट कर रही हैं, और रुकावट बन रही हैं, हम जो चीज़ें वहाँ पे अचीव कर रहे हैं उनको ये हाईलाइट नहीं कर पा रही। वो मशवानी भी जो है वो भी, मैं पता नहीं वो ब्लॉक हो गया किस तरीके से, वो भी नज़र नहीं आ रहा। वो जो पंजाब हुकूमत का इमेज बेहतर करने के लिए अब फैंस ऑफ जो हैं बुज़दार के नाम से कोई अकाउंट बने हुए हैं, वो बताते हैं कौम को कि लाहौर जो है वो शीशे की तरह चमकना शुरू हो गया। 5 चीफ मिनिस्टर समेत 5 बंदे लगे हुए हैं लाहौर को साफ करने में, कूड़े पे लड़ रहे हैं, और कूड़े पे जो मखलूक लड़ती है मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। अब जनाब वो खातून जो है उनके बारे में, अच्छा अभी तक ना ये इमरान खान साहब इसके बारे में मुतज़ब्ज़ब थे, ये मैं अब उस इंफॉर्मेशन को जोड़ रहा हूँ। इन द मीन वाइल ना अनोखे लाडले ने, जो कि टीके साहब का दामाद है, उसका नाम निकाल लिया गया कुराए फाल से कि ये इसको सियालकोट से जितवाना है, और इसको सियालकोट से जब जितवाना है तो उसके लिए ज़रूरी था
कि अब वही हलका जो है वो मासी जी का हलका है, मतलब कि वो सूबाई हलका है, तो उसके ऊपर से ये इलेक्शन लड़ती हैं। तो दामाद साहब ने कहा, आपको पता है दामादों की बरसगीर की तारीख में इज्जत तो बहुत होती है, तो दामाद ने, टीके के दामाद ने फरमाइश की कि ए मासी ना होते बड़े, मतलब ये माई साहबा ना वहाँ पे जाएं वरना हम इलेक्शन हार जाएंगे। तो और दूसरी बात ये है कि अगर ये वहाँ पे जाती रहीं पीटीआई की तरफ से, तो मैंने तो इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है। हालांकि सुबहानिया बेटा तू जानता नहीं है, आपके ससुर जी ज़रा इधर उधर तो हो ना, ठीक है ना। वो उन्होंने कहा कि जी मैंने चूँकि जाके उधर अपना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुस्तकिल बनाना है और ऊपर कौमी असम्बली की सीट के ऊपर भी हाथ डालना है, तो माई साहबा की कौमी असम्बली के ऊपर नज़र है, कौमी असम्बली की सीट यानी सूबाई असम्बली का हल्का जिससे उसने इलेक्शन उसको जितवाया गया, उसके ऊपर कौमी असम्बली की सीट है, ठीक है। तो वो उसने मुस्तकबिल के अपने इरादों के पेश नज़र, वैसे वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से तो कुछ भी मुमकिन है, ठीक है। हाँ, अब वो अंदर फौजी जवान खड़े नहीं करने पड़ेंगे ना इलेक्शन बूथ के अंदर, वो बस वहीं पे बैठे हेड ऑफिस में पिंडी में सारा मामला हो जाएगा इस्लामाबाद में, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि जी ये तो इसको निकालें। तो माई साहबा के ऊपर दूसरा थोड़ा ये पड़ गया कि जो है वो टीके साहब जो थे वो भी खिलाफ हो गए। अब जनाब वो टीके साहब चूँकि हिसाब किताब के माहिर आदमी हैं और पार्टियां जो हैं वो बराह रास्त जाके पेश करते हैं डिफेंस के अंदर जो सब ऑफिस बना हुआ है, और फिर उन पार्टियों को वहाँ पे रहूनियत अता होती है। और अब कोई बंदा रहूनियत अता होने के इवज़ कुछ इवज़ाना पेश कर दे रूहानी शख्सियत को, तो वो उसकी अपनी मर्जी है ना जी। तो लेकिन रहूनियत अता होती है तो टीके की बात तो नहीं मानी टाली जा सकती है। तो फिर टीके साहब जो हैं उन्होंने भी रिपोर्ट गलत भेज दी कि ये माई साहबा तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, पहले बुजदार फिर टीके। तो अब जनाब वो माई साहबा ने फिर फ़ौरन अपने मीडिया के अंदर जो पाले हुए हैं उनको कहा कि एक्टिव हो जाओ और ये कैंपेन चलाओ कि मुझे है वहाँ पे पॉपुलेशन की वजारत मिलने लगी है। पॉपुलेशन की वजारत पे आगे से ये जवाब आया कि माई साहबा ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा साथ में ये भी फैलाया जाए। ये मैं तमाम इन बातों का है नहीं शायद, ठीक है। माई साहबा ने कहा कि एक तो मुझे वजारत पॉपुलेशन के बारे में मेरा नाम चलाओ, और साथ में वो क्या नाम है चौहान भी एक्टिव हो गया, उसने कहा मेरा नाम चलाओ, मैं इसके जरिए आ रहा हूँ। ये बड़ी सियासत होती है जर्नलिस्टों के साथ, ये सियासतदान फ़ौरन आते हैं मेरा नाम चलाओ। तो चौहान का भी कुरान नहीं निकला जी अभी तक, वो 3 दिन हो गए उसको रिज़ाइन किए हुए। माई साहबा को चौहान साहब का कुरा फाल नहीं निकलना, और कहा जा रहा है कि निकलना भी नहीं, वो बड़ा प्रोपेगेंडा करवा रहे अपने फेवरेट या अपने पाले हुए सहाफ़ियों के ज़रिए। तो खैर माई साहबा ने कहा एक तो ये चलाओ और दूसरा ये चलाओ कि चूँकि जितना भी एडवर्टीज़मेंट का बजट था वो फवाद चौधरी खा जाता था या खाना चाहता था या खा जाता है, और मैंने जब पंजाब का बजट जो है उससे लेने की कोशिश की ताकि मैं मीडिया को बात कर सकूं, तो मुझे फवाद चौधरी ने निकलवाया है। अच्छा, एक प्रोपेगेंडा जो था वो एक लाइन उन्होंने ये दी माई साहबा ने, फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, और दूसरी लाइन ये दी कि देखें ये इमरान खान का मीडिया स्पेस भी खा जाती है, और ये जब बात करती है मतलब बोंगी मारती है तो इमरान साहब की बोंगी पीछे रह जाती है, ये आगे गुजर जाती है। आपको पता है वो सियालकोट वाली बोंगी जो थी, जो इसने वो गालियाँ बकी थी वो मजिस्ट्रेट साहबा को, तो उस वक्त उसी दिन उसी लम्हे इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक बोंगी मारी थी, लेकिन ये वाली बोंगी छा गई थी मीडिया के ऊपर जो मोहतरमा ने सियालकोट में मारी थी। तो ये प्रोपेगेंडा भी उन्होंने चलवाया कि जी मीडिया स्पेस तो मैं ले जाती हूँ। उसके ऊपर फिर हमारे ज़ालम किस्म के नुसरत जावेद साहब हैं, अल्लाह तबारक व तआला रहम करे उन, वो सोशल मीडिया पे मारियाना बाबर साहिबा जो हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के हवाले से और फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले से, वो सीनियर मोस्ट ये जर्नलिस्ट हैं, और उनका आपस में डायलॉग हो रहा था नुसरत जावेद साहब के साथ ना। तो वो कह रही थी कि अब देखें ना 80 साल प्लस के हो गए हैं मुनीर अकरम साहब जो पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं ना वहाँ पे,
तो अब इस उम्र में बंदा कितनी की भाग दौड़ कर सकता है। और अगर कोई बंदा आप में से अक़वाम मुत्तहिदा की राहदारियों में से गुजरा है तो उसे पता है कि वहाँ पे फ़िज़िकल और मेंटल कितनी एक्सर्शन होती है और कितनी भाग दौड़ हो रही होती है डिप्लोमेट्स की। और जो है उस सूरत के अंदर वो बंदा इतना मेंटली एक्टिव नहीं है। तो मारियाना बाबर साहब ने कहा कि हाँ, एक साहब हुआ करते थे आगा शाही और फिर जमशेद मारकर, ये बहुत अरसा एक्टिवली वहाँ पे पाकिस्तान का केस प्लीड करते रहे हैं। तो अब पता नहीं नुसरत जवेद साहब ने तंज़िया ही कहा होगा। उन्होंने कहा चॉइस तो एक मौजूद है बेहतरीन किस्म का, अगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तक़िल मंदूब लगा कोट एंड कोट नकले कुफर कुफर बाशद। हमने ये बात ट्वीट कर दी और फिर इस पे लोगों ने वो मज़ामीन बांधे कि रहे रब का नाम। तो खैर ये मौसूफ़ा जो हैं इन्होंने जो है वो अपने हवाले से क्या ख़बरें चलवाई हैं और इनके हवाले से शिकायत कहाँ पे लगी है, ये वो बातें थीं जो मैंने कहा कि आपके इल्म में लाई जाएं। और ये जो क्राइन है, जो जुज़ाफ़े अकल निकलता है, 3-4 सोर्सेज से इंफॉर्मेशन का जो जुज़ाफ़े अकल निकलता है वो ये है कि पंजाब में आइंदा शायद इंफॉर्मेशन का पोर्टफोलियो जो है वो बुज़दार साहब अपने पास ही रखें। वैसे भी आजकल वो लाहौर में 5 या 6 जर्नलिस्ट हैं, वो उनको बुलाते हैं और उनके साथ गुफ्तगू फरमाते हैं। और उनका ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट हो रही है और वो खुद कर सकते हैं। वो बुला लेते हैं अपने वो शायरा कायदे आज़म वाले ऑफिस जो है, ठीक है, 90 शायरा कायदे आज़म पे तलब फरमा लेते हैं, उनके साथ कभी खाना खाते हैं, कभी चाय पीते हैं और घंटा 2-2 घंटे गपशप लगाते हैं। और उनका ख्याल है कि वो बेहतरीन मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, लिहाजा ना चौहान की ज़रूरत है और ना आपा फिरदौस आशिक अवान की ज़रूरत है, मैं खुद ही चला लूँगा। ठीक है, तो चलिए 3 साल के अंदर इतने तमाशे करने के बाद, बंदर टपूसियाँ लगाने के बाद, अब असल बात जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो तो रह गई दरमियान में ही। और वो दरमियान में क्यों रह गई कि मौसूफ़ा एक इजलास की सदारत फरमा रही थी, उसमें उन्होंने कह दिया कहीं कि बिडावे नू की पता हैगा। अब बिडावा जो है एक सिंबॉलिक चीज़ है जो पंजाबी और उर्दू के अंदर डिफरेंट कॉनोटेशन, डिफरेंट मीनिंग रखता है। उर्दू के अंदर बिडावा उसको कहते हैं, वो जिसको स्केर स्क्रो जो होता है ना, वो खेतों के अंदर वो एक सलीब नुमा लगा के लकड़ियाँ, तो ऊपर वो एक मेरे सर जैसी हांडी मूदी मार दी जाती है, ठीक है, और एक बोरी सी लटका दी जाती है। अगर आपको मुन्नू भाई याद हो तो उनके कॉलम का जो लोगो होता था वो यही था, गिरेबान का, ठीक है। तो वो जो स्केर स्क्रो है और उसके ऊपर जो होता है उससे परिंदे डरते हैं कि नहीं डरते, ये परिंदों से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो उसके ऊपर कौवा बैठ के तो जो है वो छली खाते हुए देखा है। तो लिहाजा कहा जाता है कि उससे वो डर जाते हैं और चले जाते हैं। उर्दू में तो इसको ये कहा जाता है। अच्छा, इसका जो एक और मतलब है वो छिलावा भी है। अब छिलावा से मामला तो रूहानियत की तरफ चले जाते हैं। छिलावा वो चीज़ होती है जिसको आप कह लें कि जिन का बच्चा, ठीक है, मतलब कि बड़ा जिन नहीं होता, अभी पूरी तरह क्वालिफाई नहीं किया होता, या बड़ा मुवक्कल नहीं होता, बड़ा जिन नहीं होता, लेकिन जिन का बच्चा होता है, तो छिलावा उसको कहते हैं। छिलावा एक नावल भी था जी, ठीक है, और पाकिस्तान में पहला लेस्बियन टॉपिक के ऊपर एक नावल लिखा गया था, और वो हमारा लड़कपन जो था उसको पढ़ते और उससे छुप और वालिदैन से मार खाते और फिर उसको ज़ाया करते, आग लगाते गुजरा, कई उसकी जिल्दें आई, ठीक है। तो वो छिलावा जो है वो हमने पढ़ा जी, पूरा नस्तालिक तरीके से, बड़े सुकून से पढ़ा कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है। वो खैर वो मैंने अर्ज़ कर दिया जैसे कि क्या था। तो एक छिलावा, लेकिन वो तो नावल था ना, वैसे छिलावा एक ये भी मतलब है उर्दू के अंदर, जिनका बच्चा उसको छिलावा कहा जाता है। अच्छा, पंजाबी के अंदर बिडावा जो है वो बेसिकली वही है जो जिनके बच्चे का मानी वो आ जाता है। एक तो ये वाला पंजाबी, बिडावा पंजाबी लफ्ज़ है जी बाकायदा, बल्कि साउथ पंजाब का लफ्ज़ है। ये जो स्केर स्क्रो है इसको भी बिडावा कहा जाता है और छिलावे को भी बिडावा कहा जाता है। पंजाबी में इसका एक और भी मतलब है, कनोटेशन है, और वो ये है कि एक शख्स जो समझता, तो एक बच्चा, ऐसे बच्चे को बिडावा कहा जाता है कि जो समझता तो सब कुछ है
लेकिन लेट बोलना शुरू करता है। आपने शायद अंदाज़ा किया हो अगर आप पेरेंट हैं, कई बच्चे 3 साल 4 साल की उम्र में आके बोलना शुरू करते हैं। तो वो बच्चा जो होता है ना, उसको कह रहा बुढ़ावा जो है ना हुए थे हैं, कि सोचता सब कुछ, जानता सब कुछ है, समझता सब कुछ है, लेकिन जुबान से नहीं बोलता, इशारे से ही बताता है। ठीक है, हंस पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा या रो पड़ता है। ये उसके दो एक्सप्रेशन होते हैं जो उसके मुंह से निकलते हैं। बाकी उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़नी होती है। बड़ा इरादा था, व्लॉग लंबा हो गया कि मैं इसके अगले जो हैं महासन उसके ऊपर बहस करूंगा, लेकिन वक्त की तंग दबानी। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है तो पता चल गया होगा ना कि बिडावा किनू कहते नहीं। तो फिर दौस आशिक अमान की छुट्टी इस गलों हुई कि उसने बुजदार को बिडावा कह दिया था, और बुजदार को समझ भी आ गई कि बुढ़ावा क्या होता है। लिहाजा छुट्टी। एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।